हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात हो रही है हमारी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस की। तो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, आप लोग जैसा कि देख रहे हो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग कई चीज़ों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। कल भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम लोग इसको थोड़ा सा और विजुलाइज कर लेते हैं। देन फिर हम लोग मेटल रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में हम लोगों का क्या होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन विच प्रोसेस एक्यूमुलेटेड मास और इनिशियल मास ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज्ड, कॉमा दैट प्रोसेस इज कम्स अंडर द मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस में आप लोगों का जैसे कि एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, देखो ज्वाइनिंग जब भी करते हैं हम लोग तो एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ नहीं कर सकते, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आप लोगों के होते हैं, उनको आपस में जोड़ के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रॉ मटेरियल R1 जो है इसका मास M1 है और R2 का M2 है। तो यहाँ देखिए आप लोग M1 जो है आप लोगों का यहाँ पे है, ठीक है, ये आप लोगों का कम होगा एज कंपेयर टू M3 के, और M2 जो है ये अगर कम होगा यहाँ पे M3 के कंपेयर में, दैट मीन्स आप लोगों का वहां पे क्या हुआ है, ज्वाइनिंग प्रोसेस अप्लाई हुआ है। यानी कि मास यहाँ पे आप लोगों का क्या कर गया, M1 का मास M3 बन गया, क्योंकि ये दोनों मिलके अब तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिए। ठीक है, तो इस सिंगल प्रोडक्ट का मास यहाँ पे है आप लोगों का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ गए मेरी बात को। सिंगल प्रोडक्ट का जो मास है वो यहाँ पे आप लोगों का इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ये M1 और M2 का जो मास है वो इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स आप लोगों का पॉजिटिवली हमने यहाँ पे साइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो इट मीन्स इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में। डेफिनेशन देखिए, इन दिस प्रोसेस डिफरेंट सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एडिशनल प्रेशर और हीट। जब आप लोग दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कराते हो, यहाँ पे उनको एक दूसरे के साथ जब आप लोग ज्वाइन कराते हो यहाँ पे, तो आप लोगों का क्या अप्लाई होता है, कुछ यहाँ पे एडिशनल प्रेशर और हीट अप्लाई होता है। मे और मे नॉट बी एप्लीकेशन ऑफ बोथ हीट एंड प्रेशर। यानी कि या तो वहां पे आप लोगों का क्या होगा, हीट अप्लाई होगा या फिर प्रेशर होगा। देखो और वर्ड लग रहा है यहाँ पे, प्रेशर अप्लाई होगा या हीट अप्लाई होगा, या फिर आप लोगों का हीट और प्रेशर दोनों एक साथ अप्लाई होंगे। समझ गए कि नहीं समझे। या तो केवल प्रेशर अप्लाई करके हम लोग अपना जॉइंट बना लेंगे, या केवल हीट अप्लाई करके अपना जॉइंट बना लेंगे, या फिर केवल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग यहाँ पे हीट और प्रेशर दोनों चीजों को अप्लाई करके यहाँ पे हीट भी अप्लाई करेंगे और प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हीट और प्रेशर दोनों को अप्लाई करके, समझ रहे हो ना, हीट और प्रेशर दोनों को अप्लाई करके यहाँ पे अपना जॉइंट बनाएंगे। मे और मे नॉट बी एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल मटेरियल। आप लोगों का यहाँ पे एडिशनल मटेरियल अप्लाई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है वहां पे आप लोगों का कोई भी एडिशनल मटेरियल अप्लाई नहीं होता। लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर बात करने लग जाओ MIG की, या आप लोग TIG की बात करने लग जाओ, समटाइम्स TIG में नहीं होता है, लेकिन जनरली आप लोग एडिशनल मटेरियल या फिलर रॉड की तरह पे वहां पे मटेरियल को अप्लाई करते ही हो। तो एग्जांपल्स मेटल जॉइनिंग के क्या हो गए आप लोगों के, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग एंड अधेजन, बॉन्डिंग एटसेट्रा। ये आप लोगों के यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मुझे नेक्स्ट मैं रीजनरेटिव प्रोसेस कल आप लोगों को लिखा नहीं पाया था, तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में रीजनरेटिव प्रोसेस की बात करने वाला हूँ यहाँ बेसिकली। ठीक है, इन दिस प्रोसेस यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों को क्या याद रखनी है, नो टूल इज रिक्वायर्ड। यहां पे आप लोगों का कोई भी टूल यूज नहीं होता। तो देखिए यहां पे क्या चीज होगी, नो टूल इज रिक्वायर्ड, नो टूल इज रिक्वायर्ड। आप लोगों का यहाँ पे कोई भी टूल यूज नहीं होता। रीजनरेटिव प्रोसेस में आप लोगों का कोई भी टूल यहाँ पे यूज नहीं होता। नो टूल इज रिक्वायर्ड।
ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई यहाँ पे, नो टूल इज रिक्वायर्ड। दूसरा देखिए, इन दिस प्रोसेस लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अकर्ड। यहाँ पे आप लोगों का इस प्रोसेस में क्या होता है, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आप लोगों का यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनके आता है। इट इज रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस। ये आप लोगों का रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यहाँ पे फास्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं। अभी ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं डायग्राम के साथ में। इट्स अ कंप्लीटली रोबोटिक एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस। ये आप लोगों का कंप्लीटली ऑटोमेटेड और रोबोटिक टाइप का प्रोसेस होता है। बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। इसमें आप लोगों को सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छी मिलती है, तो पोस्ट मशीनिंग की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद में आप लोगों को यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट हो जाए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद में यहां पे आप लोगों को मशीनिंग करनी पड़े। तो यहां पे रीजनरेटिव प्रोसेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसको आप लोग एक ही बार में यहां पे अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हो, जिसमें कि आप लोगों को मशीनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखिए, यहां पे पहले आप लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया यहां पे, ठीक है। अब इस प्रोटोटाइप को, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इसको लेयर बाय लेयर यहाँ पे पहले ये बना रहे हो आप लोग डिजाइन, इसको आप लोगों ने लेयर बाय लेयर यहाँ पे पहले प्रोटोटाइप को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों ने इसकी थिकनेस दे दी। इसकी थिकनेस जो होती है ना बेसिकली यहाँ पे वो 1 mm टू 0.01 mm से लेके 0.02 mm या कह सकते हो 0.2 mm तक यहाँ पे जनरली होती है। मतलब 0.01 mm से लेके 0.2 mm, 0.2 है, फिर बाद में 0.2 है, यानी कि 1 mm से भी कम थिकनेस की यहाँ पे आप लोगों की लेयर होती है। इस लेयर को आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, रोबोट की आर्म है ये, इस आर्म के थ्रू यहाँ पे स्प्लैशिंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों का मटेरियल है ये आप लोगों को रॉ मटेरियल जो है या तो पाउडर की फॉर्म में मिलता है, या वायर की फॉर्म में मिलता है, या लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, या फिर पाउडर की फॉर्म में मिलता है। समझ गए ना, सॉरी फॉइल की फॉर्म में, फॉइल मतलब समझते हो ना, बहुत थिन शीट्स की फॉर्म में। और जब इसको 1 बाय 1 आप लोगों की लेयर यहाँ पे फॉर्म होती चली जाती है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ में यहाँ बॉन्ड भी बनाती चली जाती है, और ये फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। समटाइम्स हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ये आप लोगों को स्टेप 5 में यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखते चलिए, यहाँ पे ये आप लोगों का देख रहे हो, पहले लेयर बाय लेयर की फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों को इसको बनाना है। फिर स्टेप 2 यहाँ पे आप लोगों ने कर दिया, यहाँ पे मटेरियल को स्प्लैश करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे आप लोगों का ये क्या हो रहा है, स्टेप 3 यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो, फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5 आप लोगों का यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के सामने मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात हो रही है। यहाँ पे आप लोगों का इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है ये बताना है। द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जो कि आप लोगों की इस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। ठीक है, आप लोगों की मैं मशीनिंग स्टार्ट करने से पहले ये प्रॉपर्टी जरूर कराता हूं, क्योंकि वहां पे आप लोगों को पता चले कि कहां पे आप लोगों का क्या चीज हो रहा है। तो देखिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होता है आप लोगों का यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन आप लोगों का क्या करता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या करता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, आपका टेम्पररी डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड।
यहाँ पे आप लोगों का जो मटेरियल है ये अगर आपकी ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाता है फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का कोई भी मटेरियल है, अभी उसकी कोई भी शेप एंड साइज है, लेकिन आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने में उसका जो शेप एंड साइज था वो चेंज हुआ, ठीक है। और लेकिन क्या किया आपने, जैसे ही वहां से उस फोर्स को रिलीव कराया, उस फोर्स को रिलीव कराते ही वो बॉडी आप लोगों की दोबारा से अपने उस ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगी जो उस पर फोर्स अप्लाई करने से पहले था। तो इस टाइप का जो डिफॉर्मेशन होता है वो आप लोगों का बोला जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो दैट टाइप डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये आप लोगों का कैसा डिफॉर्मेशन बोला जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन यहां पे बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात करते हैं आप लोगों की किसकी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आप लोगों का क्या होता है, यहां पे सिंपल सी बात है, जब आप लोग किसी भी मटेरियल पर लोड या फोर्स अप्लाई करते हो, समझ रहे हो ना, लोड या फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपनी उस ओरिजिनल शेप में नहीं लौट के आए, तो वो आप लोगों का बोला जाता है वहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में वहां से फोर्स को रिलीव कर दिया, रिमूव कर दिया, तो फोर्स को रिमूव किया, उसके बाद में भी वहां पे आप लोग क्या देखोगे कि जो आप लोगों का प्रोडक्ट है वो आप लोगों के यहाँ पे ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न होके नहीं आया। समझ गए कि नहीं समझे, ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो आप लोगों का यहाँ पे रिटर्न होके नहीं आया, तो वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोला जाता है। अब यहाँ देखिए ये चीजें आप लोगों को दिख रही हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने में मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये, ठीक है, ये आप लोगों का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एक तरीके से। और ये आप लोगों का यहाँ पे डायग्राम जो बन रहा है ये किसका बन रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का बन रहा है। समझ गए मेरी बात को। आप लोग अगर किसी बॉडी के, ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो ना, ये आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बना हुआ है ये आप लोगों का रबर का बना हुआ है बेसिकली, ठीक है, रबर का बना हुआ है। समझ गए कि नहीं समझे, ये आप लोगों का किसका बना हुआ है, यहाँ पे रबर का बना हुआ है। इलास्टिक मटेरियल आप लोगों के यहाँ पे ये सॉरी इलास्टिक डिफॉर्मेशन इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन कहाँ तक होता है और इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ तक होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे माइल्ड स्टील का, यहाँ पे ये किसके बारे में बताया है, माइल्ड स्टील का, ये आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। इधर आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ये, और ये आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का स्ट्रेस अप्लाई हुआ इधर, और इधर आप लोगों का स्ट्रेन अप्लाई हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है, एक साइड हम लोगों का स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और एक साइड हम लोगों का यहाँ पे स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखते चलिए यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के एप्लीकेशन से। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल रही होगी, ये स्ट्रेस और ये आप लोगों का स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्रीफ डिस्कशन ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप लोगों की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका भी थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या होती है, तो यहाँ पे ये आप लोगों का माइल्ड स्टील का तो बता दिया, अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। ए तक पॉइंट जो है ये आप लोगों को प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है। बी आप लोगों का इलास्टिक लिमिट है, अगर यहाँ इलास्टिक लिमिट तक किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हो, समझ रहे हो, और उस लोड को रिमूव करते हो तो बॉडी आप लोगों की दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप को यहाँ पे रिगेन कर लेगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद जैसे ही आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों का क्या होने लगेगा, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होने लगेगा।
और यहाँ पे ये जो है इसमें तो इलास्टिक प्लास्टिक यहाँ पे दोनों नेचर शो होंगे, कुछ तो रिगेन करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए बहुत ही कम यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है, और यहाँ पे ये जैसे कि ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये आप लोगों का यहाँ पे सी पॉइंट, तो इस बी और सी के बीच में इलास्टिक प्लास्टिक दोनों बिहेवियर हैं। तो इसीलिए देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों का लेस देन 1% से भी कम यहाँ पे डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 1% तक मिल रहा है। और यहाँ देखिए इस सी पॉइंट के बाद में आप लोगों का कंप्लीटली प्लास्टिक बिहेवियर आप लोगों को शो होता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो यहाँ पे इस पॉइंट तक अगर बात करो यहाँ पे तो इलास्टिक बिहेवियर होता है, और इस पॉइंट के बाद में यहाँ पे अगर आप लोग बात करो तो आप लोगों को फ्रैक्चर पॉइंट तक कैसा बिहेवियर शो होता है, प्लास्टिक बिहेवियर यहाँ पे आप लोगों को शो होता है। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर कहाँ पे मिलता है, प्लास्टिक बिहेवियर कहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके के जो दो चीजें हमें अभी यहाँ पे सीखने को मिली, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि ये बात क्लियर है, सी पॉइंट के बाद में अगर आप लोग लोड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप लोगों का क्या हो जाता है, वो हो जाता है आप लोगों का वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और बी पॉइंट तक अगर आप रहते हो तो वो होता है आप लोगों का इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इन दोनों के बीच में इलास्टिक प्लास्टिक दोनों का नेचर शो होता है, कुछ इलास्टिक भी होता है और कुछ प्लास्टिक भी होता है, यानी कि थोड़ा बहुत तो अपनी शेप को रिगेन करता है और थोड़ा बहुत नहीं कर पाता। अब यहाँ पे देखिए ब्रीफ डिस्कशन ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ब्रिटलनेस आप लोगों का क्या होता है, ब्रिटलनेस के बारे में यहाँ पे देखना है। ब्रिटलनेस जो है ये एक आप लोगों की प्लास्टिसिटी की अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो हैं ये आप लोगों का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का अपोज करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? इलास्टिक पॉइंट के बाद में ये आप लोगों के, अगर आप लोग लोड अप्लाई कर देते हो यहाँ पे इस मटेरियल के इलास्टिक पॉइंट के बाद में, तो ये मटेरियल आप लोगों के यहाँ पे क्या शो करने लग जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ये फेल्योर शो करते हैं, फ्रैक्चर यहाँ पे ये लोग आप लोगों के शो करते हैं। ये बात समझ में आ गई? ब्रिटलनेस इज द अपोजिट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अ ब्रिटल मेटल इज वन दैट ब्रेक्स और सैटर्स बिफोर इट डिफॉर्म्स। ठीक है, जो आप लोगों का ब्रिटल मटेरियल होता है यहाँ पे वो ब्रेक और सैटर्स हो जाता है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन होने से पहले ही ये आप लोगों के ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ देख लीजिए, ये आप लोगों का मैंने इंक हटा दिया है, यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा इससे स्पेस ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ देखिए आप लोग, देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे है स्ट्रेस वाला लाइन, और ये है आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रेन वाला। इट इज़ द स्ट्रेस एंड दिस वन इज़ द स्ट्रेन। अब यहाँ देखिए ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। अब यहाँ क्या फिनोमेना आप लोगों के होंगे, ये आप लोगों का इलास्टिक मटेरियल है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, ये मत समझना कि इस तरीके की यहाँ पे बकलिंग वगैरह कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन है सीधी। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे देख रहे हो प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ तक है आप लोगों का, ये आप लोगों का इलास्टिक पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट, अरे यार क्या कर जाता है, ये इलास्टिक लिमिट है, अरे यार ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक पॉइंट है, और यहाँ पे इसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये कास्ट आयरन का मैंने बताया, यानी कि यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट के बाद में अगर ये सी पॉइंट तक यहाँ पे पहुँचता तब उसके बाद ही तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर पाता। ये तो बी पॉइंट के तुरंत बाद, यानी कि जो इलास्टिक पॉइंट है हमारा यहाँ पे उसके तुरंत बाद जाके ही इसका क्या हो गया, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। तो ये आप लोगों के मटेरियल बहुत ही नेग्लिजिबल प्लास्टिसिटी शो करते हैं। समझ गए? वाइट कास्ट आयरन एंड ग्लास आर गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। आप लोग ग्लास को ही देख लो, उस पर कोई लोड अप्लाई करो, लोड अप्लाई करके वो आप लोगों का, जैसे कि मान के चलो एक स्टील लो,
ठीक है। एक स्टील या आयरन का कोई प्लेट ले लो, उस पर आप लोग हैमर से ऐसे करके हैमरिंग करना स्टार्ट करो और एक ग्लास पे करो। ग्लास देखते हो तुरंत ही एक जैसे ही इम्पैक्ट लोड आके वहां पे अप्लाई हुआ तुरंत ही वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन स्टील आप लोगों का क्या करता है, अपने आप को डिफॉर्म करता है, एक्सपंड करता है, ठीक है। तो विदाउट डिफॉर्मेशन ही आप लोगों के ब्रिटल मटेरियल जो हैं वो आप लोगों के यहां पे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। समझ गए। तो इस तरीके का जो फिनोमेना होता है वो आप लोगों का यहां पे क्या बोला जाता है, वो आप लोगों का यहां पे क्या बोला जाता है, वो फिनोमेना आप लोगों का यहां पे बोला जाता है क्या, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी। जनरली ब्रिटल मेटल्स आर हाई इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट लो इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि कंप्रेसिव लोड को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी तो इनकी हायर होती है, लेकिन जैसे ही इनको आप यहाँ पे टेंसाइल और बेंड करना स्टार्ट करते हो तो ये तुरंत ही क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है तो उतने को ये सस्टेन कर लेंगे, लेकिन अगर टेंसाइल लोड इस पर अप्लाई किया तो ये उसको सस्टेन नहीं कर पाते। As an example, you would not choose cast iron for fabricating support beams in a bridge. ठीक है, किसी भी ब्रिज में बीम जो होते हैं इस तरीके से वो कास्ट आयरन के आप लोग भूल के भी यूज मत कर लेना। समझ रहे हो ना, क्योंकि वहां पे आप लोगों का क्या होता है, बेंडिंग और टेंसाइल लोड भी अप्लाई होते हैं, तो वो आप लोगों का वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। कहीं पे जैसे कि पिलर बनाना है, पिलर में आप लोग यूज कर सकते हो, कहीं लेग्स वगैरह बनाने हैं जहां पे कि आप लोगों का कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है, तो उस जगह पे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे डक्टिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। डक्टिलिटी आप लोगों का यहाँ पे क्या कर रहा होता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। व्हाट इज द डक्टिलिटी? डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट enables a material to stretch, bend और twist without cracking or breaking। ठीक है, डक्टिलिटी आप लोगों की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें कि हम लोग स्ट्रेच कर लें, बेंड कर लें या ट्विस्ट कर लें। समझ रहे हो ना, क्या कर लें, स्ट्रेच कर लें, बेंड कर लें या ट्विस्ट कर लें। इसमें क्रैक आप लोगों का नहीं होता जल्दी से, जब तक कि इसको फ्रैक्चर पॉइंट के बियॉन्ड तक आप लोग ना लेके जाओ। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट इनटू अ थिन वायर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण ही आप लोगों का जो मटेरियल होता है वो किस में चेंज होता है, यहाँ पे थिन वायर की फॉर्म में चेंज होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से डक्टिलिटी जो होता है, डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू ड्रॉ अ वायर। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल को, इट इज द एबिलिटी टू अ मटेरियल टू कन्वर्ट इट इनटू अ थिन वायर। किसी भी मटेरियल को थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है वही आप लोगों की डक्टिलिटी बोली जाती है। समझ गए। और मैलेबिलिटी क्या होती है, यहां पे मैलेबिलिटी आप लोगों की क्या होती है, मैलेबिलिटी जो होती है वो एक तरीके की ऐसी एबिलिटी होती है जो कि किसी भी मटेरियल को आपके को थिन शीट्स में ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी होती है। यानी कि मैलेबिलिटी में हम लोग कंप्रेसिव लोड के साथ में डील करते हैं और डक्टिलिटी में हम लोग यहाँ पे जनरली ज्यादातर किसके साथ में डील करते हैं, टेंसाइल लोड के साथ में डील करते हैं। तो ये चीज आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ। तो डक्टिलिटी क्या होता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ब्रिटलनेस क्या होता है ये बात समझ में आ गई। तो जो मटेरियल जितना ज्यादा डक्टाइल होगा उतना ही ज्यादा थिन वायर के फॉर्म में आप लोगों का क्या होगा, ड्रॉ होगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, गोल्ड और प्लेटिनम, सबसे ज्यादा गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम का पीटी लिख देता हूं, ये आप लोगों के सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं तो ये सेमी सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। गोल्ड जो है वो मॉम वैक्स जो होती है ना उसकी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को नेचर शो करता है अपना। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड के बाद आप लोगों का सिल्वर, सिल्वर के बाद आप लोगों का कॉपर, कॉपर के बाद आप लोगों का माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के बाद आप लोगों का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील के। आयरन के आप लोगों ने माइल्ड स्टील के जो वायर्स होते हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा देखी होगी एज कंपेयर टू
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते हैं कि थोड़े से साइज में ज़्यादा होते हैं, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नेचर देखने को मिलता है। ये आप लोगों का डक्टिलिटी की यहाँ पे क्या है, ये डक्टिलिटी का आप लोगों का ऑर्डर है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये डक्टिलिटी का ऑर्डर है आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे मैलेबिलिटी क्या होता है। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स अ मटेरियल टू डिफॉर्म बाय कंप्रेसिव फोर्स विदाउट डेवलपिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। अ malleable material is one that can be stamped, hammered, forged, pressed और rolled into thin sheets, ठीक है। किसी भी मटेरियल को मैंने बताया ही था थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है वही आप लोगों की यहाँ पे क्या बोली जाती है, मैलेबिलिटी बोली जाती है। तो मैलेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस आप लोगों के सामने कर देता हूँ। मैलेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे क्या होगा ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैलेबिलिटी जो है वो क्या होगी ये बताइए आप लोग। मैलेबिलिटी में यहाँ पे देखते चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैलेबिलिटी जो है वो आप लोगों की ज़्यादा देखने को मिल जाती है किसकी, एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम को थिन सीट में ज़्यादा थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू किसके, माइल्ड स्टील के। और माइल्ड स्टील को थिन सीट में नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा है एल्यूमिनियम फॉइल जो आती है जो खाने वगैरह को रैप करके आप लोग रखते हो, वो ज़्यादा पतली होती है एज कंपेयर टू स्टील्स की सीट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखिए, स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स अ मेटल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। यानी कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता दूं, स्ट्रेंथ आप लोगों की एक वो परमिसिबल लिमिट होती है जो कि आप लोगों का यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखती है, ठीक है। अगर वो एक पॉइंट तक, यानी कि कह सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेन तक वो आप लोगों का लोड को यहाँ पे क्या करती है, सस्टेन कर सकती है। समझ गए ना? टेंसाइल स्ट्रेंथ के थ्रू इसको आप लोग मेजर करते हो। जैसे कि दो मेटल लो, एक मेटल ये है दूसरा मेटल ये है, एक मेटल पे आप लोगों ने टेंसाइल लोड लगा के पुल करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो अगर आप लोगों का वहां पे, समझ गए कि नहीं समझ गए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक उस लोड को विदस्टैंड कर लेता है तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है और दूसरे का स्ट्रेंथ कम है। यानी कि अपने आप में डिफॉर्मेशन करने को रजिस्ट करे कि मैं अपने अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होने दूंगा और इस मटेरियल की शेप एंड साइज को यही बना के रखूंगा, ठीक है। एक वो पार्ट भी आप लोगों को यहाँ पे समझना है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक बॉडी है, उस पर आपने लोड अप्लाई किया और वो चाहता है कि उसका शेप एंड साइज चेंज ना हो, ऐसा ही हो। तो जो आप लोगों का शेप और अपने साइज को चेंज ना हो के ज़्यादा से ज़्यादा लोड को वहाँ पे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड को वहाँ पे अगर सस्टेन कर लेता है तो वो आप लोगों का बोला जाता है वहाँ पे क्या भैया, स्ट्रेंथ। अब इसके बाद देखिए फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है। फटीग स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग स्ट्रेसेस एंड इट्स एक्सप्रेस्ड। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो यहाँ पे फटीग स्ट्रेंथ वो होता है। रैपिडली चेंजिंग स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का एक तरीके से साइक्लिक लोडिंग अप्लाई जब होता है वहां पे, तो ड्यू टू द साइक्लिक लोड एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में, नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद में वहां पे जो लोड अप्लाई होता है उसको रजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, वो आप लोगों की क्या बोली जाती है, फटीग स्ट्रेंथ बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पे फटीग स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग स्ट्रेसेस एंड इज एक्सप्रेस्ड by the magnitude of alternating stress for a specified number of cycles। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंपैक्ट स्ट्रेंथ आप लोगों का क्या होता है। इंपैक्ट स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू रजिस्ट सडनली अप्लाइड लोड। इंपैक्ट स्ट्रेंथ जो होती है वो आप लोगों की एक एबिलिटी होती है मेटल की, जो कि यहाँ पे सडनली अप्लाइड लोड जो होता है उसको सस्टेन करने की यहाँ पे कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हार्डनेस क्या होता है आप लोगों का। हार्डनेस इज द एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रैच एंड परमानेंट इंडेंटेशन।
हार्डनेस आप लोगों का क्या होता है भाई, यहाँ पे है हार्डनेस जो होता है वो आप लोगों का एक एबिलिटी होता है स्क्रैच और इंडेंटेशन को रजिस्ट करने का। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखना है हार्डनेस के बारे में, एक गिलास लो और एक स्टील लो, गिलास मतलब एक कांच ले लिया और एक स्टील ले लिया, वहां पे आप लोग स्क्रैच करना स्टार्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, क्या करना स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रैच करना वहां पे स्टार्ट कर रहे हो। जब आप किसी भी बॉडी पर स्क्रैच करते हो वहां पे, तो आप लोगों को वहां पे क्या चीज दिखाई देती है, आप लोगों को वहां पे दिखाई देता है, जब आप लोग उस पर स्क्रैच करते हो तो आप लोगों का जो मटेरियल उस स्क्रैच को, जैसे सेम लेड ग्लास है और स्टील है, ग्लास पे आपने उसी लोड से किया और स्टील पे भी उसी से किया, तो ग्लास पे आप लोगों का स्क्रैच नहीं बना लेकिन स्टील पे बन गया, सेम लोड से किया। इट मीन्स आप लोगों को क्या पता चला कि उन स्क्रैच को बनने से रजिस्ट करने की जो एबिलिटी थी वो ग्लास में ज्यादा थी, तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि ग्लास की हार्डनेस स्टील के कंपेयर में ज्यादा है। समझ गए कि नहीं समझे? तो यहां पे हार्डनेस इज द एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रैच एंड परमानेंट इंडेंटेशन। आपका परमानेंट इंडेंटेशन और स्क्रैच को रजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी या क्षमता जो होती है किसी भी मटेरियल की, वो क्या बोली जाती है, हार्डनेस बोली जाती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल अमंग ऑल नोन मटेरियल्स। यहां पे आप लोगों का जो डायमंड है, बात को समझने की कोशिश करना, यहां पे आप लोगों का जो डायमंड है समझ रहे हो, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल अमंग ऑल नोन मटेरियल्स। डायमंड जो है आप लोगों का वो हार्डेस्ट मटेरियल है, जितने भी आप लोगों के नॉन मटेरियल्स होते हैं उन सभी में डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल, जितने भी नॉन मटेरियल्स अभी आप लोगों के नज़र में हैं उनमें सबसे ज़्यादा। मेथड्स टू मेजर हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। हार्डनेस को किससे मेजर करते हैं, रॉकवेल टेस्ट से, विकर्स टेस्ट से, नूप हार्डनेस टेस्ट से, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतने में ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी इन चीज़ों को फिर से स्टार्ट करेंगे हार्डनेस वगैरह को और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग मटेरियल साइंस यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो ये रॉकवेल टेस्ट क्या होता है, विकर टेस्ट क्या होता है, नूप हार्डनेस क्या होता है, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए टफनेस एंड रेजिलियंस की बात करते हैं। यहाँ पे टफनेस एंड रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मटेरियल कैन विदस्टैंड इम्पैक्ट लोडिंग विदाउट फ्रैक्चर। किसी भी मटेरियल का, समझ रहे हो, इम्पैक्ट लोड को विदस्टैंड करने का जो ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी होता है वो क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट तक, ठीक है। वो ये चाहता है कि फ्रैक्चर ना हो और लोड को फ्रैक्चर पॉइंट तक सस्टेन करने की, जो जितना ज्यादा सस्टेन कर लेगा फ्रैक्चर होने से पहले तक लोड को, वो उतना ही ज्यादा टफ मटेरियल है। इफ द मटेरियल कैन टेक मोर स्ट्रेन विदाउट अंडरगोइंग फ्रैक्चर देन इट विल बी द टफर मटेरियल। यानी कि किसी मटेरियल में बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेन हो रहा है और विदाउट एनी फ्रैक्चर, तो वो मटेरियल आप लोगों का उतना ही ज्यादा क्या होता है, टफर होता है। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्वांटिफाइज दिस टफनेस, इट इज द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो यहाँ पे इसके अंडर में जो एरिया है ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, टफनेस बोला जाता है, सॉरी मॉडुलस ऑफ टफनेस बोला जाता है। समझ गए? तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल अप टू फ्रैक्चर, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। डक्टाइल मटेरियल कैन टेक मोर स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट देन द ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल से ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा टफर हो गए एज कंपेयर टू ब्रिटल के। माइल्ड स्टील इज टफर देन कास्ट आयरन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ में आ गई बात? रेजिलियंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट तक एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी को टफनेस बोला गया, और रेजिलियंस जो होता है ये आप लोगों का कहां तक होता है, रेजिलियंस जो होता है ये आप लोगों का इलास्टिक पॉइंट तक, समझ रहे हो ना,
एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होता है। तो ये क्या सोचता है कि मटेरियल आप लोगों का यहां पे जब लोड अप्लाई करो तो इलास्टिक जोन से बाहर ना जाए, तो इलास्टिक जोन तक ज्यादा से ज्यादा लोड को विदस्टैंड करने की जो कैपेबिलिटी जो बनती है वो रेजिलियंस की होती है। ठीक है, तो रेजिलियंस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मटेरियल कैन स्टोर एनर्जी विदाउट हैविंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। द एनर्जी इज रिलीज्ड एज सून एज द लोड इज रिमूव्ड, due to which there is no permanent deformation in the body. This property is desired in a material for spring action. ठीक है, स्प्रिंग एक्शन जो मिलता है किसी भी मटेरियल में वो आप लोगों को रेजिलियंस की वजह से ही मिलता है, या स्प्रिंग का जो एक्शन होता है वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप लोगों का वहां पर कंटिन्यूटी में रहता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्वांटिफाइज दिस रेजिलियंस, इट इज डिफाइंड एज द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। समझ गए ना, यहां वहां कहां तक था, वहां पे था आप लोगों का एरिया अंडर द कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, और यहां पे कहां तक है, ओनली इलास्टिक लिमिट तक। In other words, it is the strain energy per unit volume for a material up to its elastic limit. We are interested only till elastic limit because that is the energy which can be recovered. देखिए यहाँ पे ये टफनेस है और ये रेजिलियंस है, तो यहाँ पे ये आप लोगों का जो एरिया अंडर द कर्व है ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ टफनेस बोला जाता है। और टफनेस जो होता है वो आप लोगों का लोड और डिफॉर्मेशन कर्व में आएगा। रीजन क्यों, क्योंकि इंपैक्ट लोड को विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होती है, लोड और डिफॉर्मेशन, लोड वर्ड आ रहा है इसलिए। और रेजिलियंस आप लोगों का कहां तक होता है, इलास्टिक पॉइंट तक होता है, सॉरी इलास्टिक पॉइंट तक होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हुआ भैया, ये रेजिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, क्या हो गया ये, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अच्छा, इस मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक जो होता है वो आप लोगों का बोला जाता है प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, आप लोगों का रेजिलियंस तो ये भी है, यहां पे अगर बात करें तो रेजिलियंस तो आप लोगों का ये भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रेजिलियंस तो यहां पे ये भी है, लेकिन प्रूफ रेजिलियंस कहां तक होता है, अप टू द मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट। मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक जो होता है वो आप लोगों का यहां पे बोला जाता है भैया क्या, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, और रेजिलियंस आप लोगों का किस में आएगा, लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व में आएगा। समझ गए, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस स्ट्रेस और स्ट्रेन में आएगा। देखा होगा ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आएंगे, और टफनेस और रेजिलियंस वहां पे। तो आप लोगों को वो वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा जब इसकी बात होगी। समझ गए कि नहीं समझे, तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ, इसमें आप लोगों को आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। ठीक है, चलिए अब तक के लिए बाय।